वीडियो में हम आईआरसीटीसी के दूसरे व्यू को कवर करेंगे। सबसे पहले तो डिविडेंड की न्यूज़ आ रही है उसको कवर करेंगे और दूसरा एक एस्पेक्ट बताएंगे। दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी मैंने थोड़ा सा अपना एक नज़रिया बदला स्टॉक की तरफ एंड मुझे एक चीज़ पता चली जो आपको एज एन आईआरसीटीसी इन्वेस्टर, आईआरएफसी इन्वेस्टर आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर रहे हो या फिर आप करने का प्लानिंग कर रहे हो, हर एक के लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है। सो दोस्तों देखो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मैंने इसे एक दूसरे नज़रिए से देखा तब मुझे पता चला। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा विप्रो और इन्फोसिस की जो एजीएम डेट है वो सेम 13 एजीएम निकल के आ रही है, 13 अक्टूबर की एजीएम डेट निकल के आ रही है। और वहीं पर अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर के अंदर बड़ा धमाका हुआ है, तो आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट हो रही है, तो आपको एक स्टॉक में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है। तो इस वीडियो को देख लेना, पूरा आईटी सेक्टर का ओवरऑल व्यू आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों डिविडेंड का बारे में तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो एनएसई के पर चले जाना, बट डिविडेंड के बारे में हम एंडिंग में बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक व्यू देने की कोशिश करूंगा। आईआरएफसी में हमें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कुछ इस प्रकार देखने मिला कि स्टॉक है ना हमें एक मतलब वॉलेटाइल मूव देखने मिल रहा है। इधर नीचे गया, देन ऊपर आया, फिर नीचे जा रहा है, अभी फिर से थोड़ा सा ऊपर आएगा। दोस्तों मैं आपको एक टारगेट देना चाहूँगा, ये है आईआरएफसी के पीयर ग्रुप्स। या ये आईआरएफसी है जो फाइनेंस करती है रेलवे को, और ये आरईसी है जो पावर फाइनेंस करती है हमारे दूसरे जो एनबीएफसीज है उसको, और जो हमारे पावर फिन कॉर्पोरेशन है वो पावर सेक्टर को डेफिनेटली फाइनेंस करती है। चलिए आरईसी के बारे में एक जनरल व्यू ले लेते हैं। तो ये फाइनेंस करती है पावर सेक्टर को, और जो चाइना से आता है, और एनडीएएच जो है नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग होल्डिंग, और एनबीएफसी तो ये आरबीआई से रिलेटेड काम करती है और फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करती है। दोस्तों इसके प्रॉफिट्स भी हमें ना बढ़ते हुए ही देखने मिल रहे हैं। एट द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द लिस्टिंग हमें इसके अंदर प्रॉफिट्स बढ़ते हुए देखने मिल रहे थे, और वहीं पर आईआरएफसी का जो सेक्टर लीडर है पावर फिन कॉर्पोरेशन, हर एक टाइम पर इनके प्रॉफिट्स हमें ग्रोथ ही देखने मिल रही है, और सेम चीज हमें आईआरएफसी के अंदर देखने मिल रही है। लेकिन दोस्तों एक चीज है कि ये पीएफआई जो इनका सेक्टर लीडर है ना, उनका एक चार्ट पैटर्न आपको दिखाना चाहूंगा। उसका चार्ट पैटर्न कुछ इस प्रकार है कि 2008 के बाद से है ना ये वॉलेटाइल देखने मिल रहा है हमें। ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो दोस्तों इसका ओवरऑल चार्ट पैटर्न तो ग्रीन में है, लेकिन आपको देखना है कि क्या आप इस चार्ट पैटर्न के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। बिकॉज देखिए ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा है ना हमें ट्रेडिंग के लिए देखने मिलता है, और आईआरएफसी के अंदर भी हमें कुछ ना कुछ यही तरह का सीन बनते हुए देखने मिल रहा है। अगर आप आईआरएफसी का चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको आईआरएफसी का चार्ट पैटर्न इसी प्रकार दिखेगा। ये देखिए इसके अंदर गिरावट आई, प्रॉफिट बुकिंग आई आफ्टर द आईपीओ, एंड आईपीओ के बाद प्रॉफिट बुकिंग कई सारे लोगों ने इस टाइम पर है ना, इस टाइम पर जब भी प्रॉफिट बुकिंग आई अच्छी खासी, तो लोगों ने शॉर्ट किया और शॉर्ट करके इधर अपनी पोजीशन को सेल ऑफ कर दिया। एंड फिर बाद में इस जगह से इसके अंदर फिर से तेजी आई, क्योंकि रेलवे सेक्टर से कई सारी न्यूज आई थी, कोविड चालू हो रहा था एंड मई में अगर आपको याद होगा। लेकिन फिर बाद में फिर से हमें न्यूज आई कि ये जो कोविड-19 का जो सेकंड वेव है उसने बहुत बड़ा डिस्ट्रॉयंस फैलाया है, तो हमें फिर से इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग ही देखने मिल रही है। अभी फिलहाल हमें आईआरसीटीसी के अंदर बहुत ही ज्यादा तेजी देखने मिल रही है, क्योंकि कई सारी चीजें आईआरसीटीसी के अंदर खुलते हुए देखने मिल रही है। तो उसी के साथ साथ हमें आईआरएफसी के अंदर भी तेजी देखने मिल सकती है, क्योंकि देखिए कई सारे लोगों का यही कहना है कि आईआरसीटीसी बढ़ रहा है तो आईआरएफसी उसको फाइनेंस करेगा और वो बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर वो बढ़ेगा तो फिर से इसके अंदर अपर मूवमेंट आएगी, फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आएगी तो नीचे चले जाएगा। जिस प्रकार से इसका जो सेक्टर लीडर स्टॉक है वो परफॉर्म कर रहा है इतने सालों से, तो हमें इतने सालों का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। और वहीं पर ये देखिए ये तो पावर सेक्टर को परफॉर्म करता है ना, एंड पावर सेक्टर तो कितना अच्छा चल रहा है। अगर आप टाटा पावर को देखो, आप अगर बड़े बड़े पावर सेक्टर के स्टॉक्स को देखो तो आपको पता होगा कि पावर सेक्टर अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है अपने सेक्टर में, लेकिन ये जो फाइनेंस करने वाली कंपनी है ये बराबर परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और वहीं पर चलिए सेक्टर लीडर के सेकंड नंबर पर जो है वो देख लेते हैं, मतलब आईआरएफसी से बड़ा है लेकिन सेक्टर पे सेकंड लीडर है। तो अगर आप इसका भी चार्ट पैटर्न देखो तो इसमें भी आपको इसी प्रकार की मूवमेंट देखने मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग वाला चार्ट पैटर्न हमें देखने मिल रहा है। ये ऊपर गया, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो ये है ना ट्रेडिंग के लिए आपको एक बड़ा मौका दे देता है, और वो भी अपर सर्किट लोअर सर्किट में नहीं होता है। आपको यहाँ पर मौका मिला ट्रेड करने का बुल रन में, और यहाँ पर आपको शॉर्ट करने का मौका मिला, फिर से यहाँ पर बुल रन में इसके अंदर अपर मूवमेंट आई, अभी फिर से इसके अंदर गिरावट आएगी। आई डोंट नो कि इसके अंदर अभी आगे क्या होगा, बट जिस प्रकार का इसका मूवमेंट है इस प्रकार से हमें यही लग रहा है कि इधर से फिर से गिरावट आएगी थोड़ी, तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रेडर्स लोगों के लिए ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है।
तो उसके अंदर ये जो टेक्निकल्स है ना, ये फंडामेंटल्स है ना, पी रेशियो, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट नहीं होती है। तो दोस्तों ये था मेरा व्यू कि ये दोनों चीज़ें जो है ये पैरेलल चल रही है, मतलब जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है ना कंपनी, उनका कुछ आंकड़ा इस प्रकार है। तो दोस्तों मुझे भी आगे ऐसे ही लगता है कि आने वाले टाइम में जिसने भी आपको ये कहा था कि IRFC आगे बढ़ेगा, ये करेगा, अब ये करेगा, मेरा भी पहले यही व्यू था। मैंने भी कई सारी रिसर्च की थी, बट मैंने ये चीज़ से नज़रअंदाज कर लिया था। बट मैंने जब ये चीज़ देखी तब मेरी आंख खुल गई। अब देखिए मैं आपको एक और एक कमाल की चीज़ बताता हूँ। ये सेक्टर लीडर स्टॉक FCI है जो हमने देखा सेक्टर लीडर IRFC का। तो देखिए इसके ईयर ऑन ईयर सेल्स के अंदर बढ़ोतरी आई है, नेट इनकम में बढ़ोतरी आई है और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी बढ़ोतरी आई है। और वहीं पर अगर हम सेकंड स्टॉक देखें जो रेक था, वो भी पावर सेक्टर को फाइनेंस करता है, तो उसकी भी अगर हम रेवेन्यू के अंदर देखें ना, तो रेवेन्यू के अंदर बड़ी अपवर्ड मूवमेंट आई है। और वो अपवर्ड मूवमेंट अगर आप लेके चलो तो वो अराउंड 25% की है। फिर यहाँ पर नेट इनकम 23% की है। तो इस प्रकार से हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा गिरते हुए देखने मिल रहा है, बट ये गिरता हुआ नहीं है, एक फ्लैट सा नेट प्रॉफिट मार्जिन है। सो दोस्तों हमें इसके अंदर इसी प्रकार की मूवमेंट देखने मिल रही है। जो क्वार्टरली फाइनेंशियल्स है और ईयरली फाइनेंशियल्स है उसके अंदर हमें बढ़ोतरी ही देखने मिल रही है, लेकिन स्टॉक हमें उसी प्रकार से ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अभी इसका एक रीज़न हम ले सकते हैं कि ये फाइनेंस सेक्टर जो IRFC है वो कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ये है हमारे कम्युनिटी सेंटिमेंट्स है, उसके अंदर कई सारे लोग 71% की बाइंग की सलाह दे रहे हैं। तो लोग 71% की बाइंग की सलाह दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा मार्केट में थोड़ा सा नहीं होता है, क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये 34 इन्वेस्टर ने सलाह दी है और ये इन्वेस्टर मैं भी यहाँ पर सीधा पोस्ट कर सकता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर बाय सेल और होल्ड का कुछ भी कहूँगा तो फिर हो जाएगा। तो कम्युनिटी सेंटीमेंट से कोई एक्सपर्ट की एडवाइस नहीं है, तो उसको इतना ज़्यादा प्रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए ये वाला कमेंट पढ़िए, ये मुझे पढ़ने भी नहीं हो रहा है, सो वो आप पढ़ लेना एंड फिर मुझे बता देना कि किस प्रकार से ये चलता है। तो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स को इतना नज़रअंदाज करना रहता है, लेकिन फिर भी 34 इन्वेस्टर्स के अंदर से 70% लोग बोल रहे हैं बाय करो एंड 13% लोग बोल रहे हैं अभी भी होल्ड करो, और दोस्तों 16% लोग इसको सेल करने की सलाह दे रहे हैं। और लेकिन बाइंग का क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसके जो टारगेट और रेजिस्टेंस आ रहे हैं ना, उसके ऊपर हमें ज़रा भी नज़र बना के रखनी है। उससे पहले हम वॉल्यूम एनालिसिस की बात करेंगे। तो वॉल्यूम एनालिसिस में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए 1-1 करोड़ की डिलीवरीज जो है वो वॉल्यूम में ट्रेडेड होते जा रहे हैं, और 50-60% जो है इसके अंदर वॉल्यूम जो है डिलीवरी परसेंट ट्रेड हो रहा है। मतलब वॉल्यूम तो 1-1 करोड़ का बन रहा है और 50-60% का तो इसके अंदर डिलीवरी उठाई जा रही है डिलीवरी बेसिस पे, डेली बेसिस पे। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब वी डोंट नो कि इतनी ज़्यादा डिलीवरीज उठाई जा रही है तो आगे क्या होगा, बट इसकी नॉर्मल डिलीवरी ही 63% है। अगर आप देखो एक महीने का जो एवरेज है उसके अंदर 63% लोग अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को लेके जाते हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर लोग ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। अब आपका क्या व्यू है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और देखिए मैं इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट जानेंगे, फिर एक थ्योरी जानेंगे कि क्या होने वाला है आगे के स्टॉक में। तो दोस्तों इसके अंदर हमें रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है 22 रुपीज 52 पैसे का, फिर रेजिस्टेंस 2 देखने मिल रहा है 22 रुपीज 58 पैसे का, और रेजिस्टेंस 3 22 रुपीज 67 पैसे का। और वहीं पर अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो 22 रुपए 40 पैसे का पहला सपोर्ट, फिर दूसरा सपोर्ट 22 रुपए 30 पैसे का, और वहीं पर तीसरा सपोर्ट 22 रुपए 20 पैसे का हमें निकल के आ रहा है। दोस्तों एक थ्योरी है जो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी, इसके अंदर भी डिस्कस करूंगा, मतलब बहुत पहले डिस्कस की थी कि इस जगह पर राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने टाइटन के शेयर लिए थे, वो भी अराउंड 7-8 रुपए में। वो आपको ध्यान नहीं रखना है, लेकिन 2002 और 2003 के अंदर लिए थे। अगर आप एग्जैक्टली जूम करके देखोगे ना तो 2002 से 2003 के अंदर है ना, इन्हें है ना एक 50% का प्रॉफिट हो गया, यानी 50% शेयर सर्ज हो गए। लेकिन वहीं पर इस जगह पर इनके जो शेयर की प्राइस थी वो आधी हो गई, फिर यहाँ पर बढ़ी और फिर से यहाँ पर गिरना चालू हो गई। तो ऐसा गिरते गिरावट में इधर बढ़ी, फिर इधर गिरी, फिर इधर गिरी। तो इतनी गिरते गिरावट में राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने पोर्टफोलियो को संभाल के रखा। तो सबका यही मानना है कि हम भी अगर IRFC के पोर्टफोलियो के अंदर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1 साल वेट कर लेंगे एटलीस्ट, तब जाके हमें टाइटन जैसे मल्टीबैगर रिटर्न बना के मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ओके ये बात तो ठीक है, लेकिन एक ही चीज है कि इसके अंदर जो वॉल्यूम बेस्ड काम हो रहा है वो 67% हो रहा है, जो मुझे लगता है पर्सनली एक एबनॉर्मल परसेंट है। अब आपको क्या लगता है कि आपने कितनी वॉल्यूम डिलीवरी देखी है एक महीने का एवरेज में? तो मैंने तो मतलब ज़्यादा, जब भी मुझे लगता है मतलब बेसिकली जो भी शेयर रहते हैं ना वो अगर उसके अंदर हमें ज़्यादा वॉल्यूम देखने मिलती है एबनॉर्मल परसेंट, मतलब अगर जनरली 70 to 80% अगर जो शेयर्स है उसकी डिलीवरी बेसिस पे, मंथली बेसिस पे उठाई जा रही है, एवरेज आ रहा है, मतलब आ रहा है हमारा अराउंड एक महीने से इसका ही एवरेज आ रहा है अराउंड 60 to 70%, 80%
90%, तो वो एक बेसिक माना जाएगा, लेकिन उसके लिए एबनॉर्मल हो जाएगा वो 95%, 99%, वैसी डिलीवरीज एबनॉर्मल हो जाएगी। बट अगर कोई शहर है जिसके अंदर जो डिलीवरी उठाई जा रही है वो अराउंड 50%, 30% जितनी उठाई जा रही है, और वहीं पर एक दिन किसी दिन 90% डिलीवरीज उठ जाएगी, तो फिर वो एक एबनॉर्मल परसेंट हो जाएगा। बट इन दिस केस हमें यही चीज़ देखने रिपीट होते हुए देखने मिल रही है कि इसका नॉर्मल डिलीवरी परसेंट ही 65% है। तो इसका हमें नोट करके चलना है कि इसके अंदर एबनॉर्मल अगर कुछ हुआ तो 95% की डिलीवरीज उठाई जाएगी। तो दोस्तों मुझे तो लगता है पर्सनली कि ये स्टॉक अभी गिर चुका है, तो अभी 5-10% ऊपर जाएगा ही, मतलब अपने 52 वीक हाई को तो टच नहीं कर सकता है, लेकिन अगर इधर भी टच कर देता है ना तो 5-10% तो कहीं का नहीं गया। सो अभी कई सारे लोग हैं ना Q2 के रिजल्ट आने से पहले अभी ही कुछ एक आध हफ्ते के अंदर अंदर इसके अंदर पोजीशन बना रहे होंगे, या फिर बना चुके होंगे, या फिर अभी बना रहे होंगे। सो दोस्तों ये ऐसा है कि अभी इसके अंदर स्विंग ट्रेड हो रहा है और अभी एक ट्रेडिशन बन गया है, क्योंकि देखिए कई टाइम से अगर आप देखो तो जैन से अभी ये आ गया अराउंड सितंबर का एंड, तो 9 to 10 मंथ से हमें यही चीज़ फॉलो होते हुए देखने मिल रही है, जो एक फ्रस्ट्रेशन लीड कर देता है। बिकॉज जैसे IPO लगा था और वो मल्टीबैगर रिटर्न्स के चक्कर में था, उसको तो एक नेगेटिव रिटर्न्स ही बनते हुए देखने मिल रहा है। तो आज तक दूसरे जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है, दूसरे जो स्टॉक्स है उसने डबल डबल ट्रिपल हो गए स्टॉक, और वहीं पर ये नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, तो ये कहीं पर हमें एक फ्रस्ट्रेशन का काम करता है। सो दोस्तों मुझे बताना कि क्या आपने इधर लिस्टिंग गेन के टाइम पे लिया था और अभी आप फंसे हुए हो, या फिर आपने इधर किधर ले लिया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और अगर किसी ने इस जगह पर लिया था तो वो डेफिनेटली एक सही जगह पर स्टैंड करता है, तो उसने इधर तो सेल ज़रा भी नहीं किया होगा। बिकॉज वो एक रहता है कि अगर हमने बाय चांस एकदम नीचे वाले पॉइंट पे बाय कर लिया ना, तो एकदम ऊपर वाले पॉइंट पे सेल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी डोंट नो कि कब से स्टॉक नीचे चले जाए। सो ये एक स्टॉक मार्केट का रूल है, उसको आप बांध के चल सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। हम BSE के अंदर चले जाते हैं एंड देख लेते हैं कि इसके अंदर डिविडेंड की क्या न्यूज़ आई है, तो मैं वो अपडेट कर दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो के एंड के अंदर भी। एंड वीडियो का एंड तो आ ही गया। तो दोस्तों इधर जो है अभी हमें कोई BSE के अंदर न्यूज़ नहीं देखने मिल रही है, जो एकदम ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो मैं वो आपके सामने रख दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।